एवरीवन, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन में हम लोग अभी तक सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का मेथड, बहुत सारे मेथड के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे हम लोग पढ़े थे परसेंटेज मास, परसेंटेज वॉल्यूम, मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन। 5 मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 मेथड्स अभी और बाकी है, एक है नॉर्मलिटी और एक है पीपीएम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है? 6 नंबर टॉपिक है हम लोग का नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो है, जैसे मोलरिटी होता है उसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। इसमें होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। मतलब मोलरिटी में जहां नंबर ऑफ मोल्स होता है, नॉर्मलिटी में वहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन is called normality. It is represented by capital N. It is represented by capital N. अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute by volume of solution in liter। ये देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं तो आगे इसको पढ़ेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास, तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स में मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास हो जाता है। मोलर मास के स्थान पर इक्विवेलेंट मास हो जाता है। अब इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास अगर हम 60 का निकाल रहे हैं तो उसका मोलर मास बाई वैलेंसी हो जाता है। 60 के लिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाई वैलेंसी। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को सिंपल बनाते हैं। नॉर्मलिटी, देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह ले लेते हैं मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास के ऊपर वाला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास, और बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट मास क्या स्थान पर ले सकते हैं मोलर मास बाय वैलेंसी, इसके लिए हम ले सकते हैं मोलर मास बटा वैलेंसी। तो मोलर मास बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी चला जाएगा ऊपर, तो हो गया मोलर मास बाय वैलेंसी। अब इसको देखिएगा मास इन ग्राम बाय मोलर मास, इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको बोलते हैं मोलरिटी। तो ये दोनों वर्ड मिला के मोलरिटी हो जाएगा और बच जाएगा वैलेंसी। दैट इज हम लोग कह सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी।
फॉर साल्ट, अगर एसिड रहेगा तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी हो जाएगा, और बेस रहेगा तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी। मीन्स अगर मोलरिटी में वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो वही नॉर्मलिटी बनेगा। जैसे अगर किसी सॉल्यूट का वैलेंसी 1 है तो उसका मोलरिटी इंटू 1 यानी नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों सेम रहेगा। अगर किसी सॉल्यूट का वैलेंसी 2 है तो उसका नॉर्मलिटी मोलरिटी का जस्ट डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मोनोबेसिक एसिड है, बेसिसिटी उसका 1 है, तो मोलरिटी इंटू 1 तो उसका नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम है। लेकिन अगर वो डाई बेसिक है तो बेसिसिटी 2 यानी मोलरिटी इंटू 2 यानी कि उसका नॉर्मलिटी डबल हो जाएगा, मोलरिटी के डबल। अगर ट्राई बेसिक है तो ट्रिपल हो जाएगा। यानी आसानी से नॉर्मलिटी को हम लोग मोलरिटी की सहायता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसमें वैलेंसी, बेसिसिटी, एसिडिटी बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये क्या है, कैसे इसको हटा दिए, कैसे बनाती है। अब देखिए बड़ा सिंपल चीज है, देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, जब इसको मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो आपको सबसे सिंपल यही लगेगा। अब वैलेंसी के लिए भले ही आप जितना सारा डेफिनेशन आज तक पढ़े हो, आप वो सब पढ़े रहिए, वो सबको हम चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी से एक सिंपल टेक्निक सीख लीजिए। अब ये सिर्फ ट्रिक है, ये कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई साल्ट है CaSO4, ये डिकम्पोज होगा तो देगा Ca2 प्लस SO4 2-। आपको डिकम्पोज करने तो आना ही चाहिए, याद होना चाहिए कि किस आयन पे क्या चार्ज होता है। जब ये डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने के बाद आप देख लीजिए इसके ऊपर चार्ज, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, प्लस और माइनस को देखने का जरूरत नहीं है, बस देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है। जो सबसे बड़ा चार्ज होगा उसी को आप वैलेंसी मान लीजिए, या बेसिसिटी मान लीजिए, या एसिडिटी मान लीजिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर चार्ज मान लीजिए H2SO4, ये डिकम्पोज होगा तो देगा 2H प्लस और SO4 2-। देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, 1 और 2 नंबर देखिए, चार्ज नहीं, 1 और 2 बड़ा नंबर कौन सा होगा 2, तो इसका वैलेंसी आप 2 लेके चलिए। ये एसिड है इसलिए वही वैलेंसी इसमें बेसिसिटी बन जाता है, वही वैलेंसी इसमें क्या बन जाता है बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी हो गया 2। इसमें ये साल्ट है इसलिए इसमें वैलेंसी हो जाता है, इसका वैलेंसी देखिए चार्ज 2 है, यहाँ भी 2 है, सबसे बड़ा चार्ज 2 हुआ यानी कि चार्ज 2 तो वैलेंसी भी 2। अगर मान लीजिए H3PO4 है, ये डिकम्पोज होता है तो देता है 3H प्लस और SO4 PO4 3-। देखिए ये +1 है, यहाँ -3 है, चार्ज देखिए ये 1 ये 3, बड़ा चार्ज कौन होगा 3, तो इसका बेसिसिटी 3। अगर मान लीजिए CaCl2, ये डिकम्पोज होगा Ca2 प्लस और 2Cl-, 2 प्लस है 1 माइनस है, तो 2 हुआ बड़ा संख्या इसलिए इसका वैलेंसी 2, 2 1 बड़ा संख्या जो है वही लेना है, बड़ा संख्या 2 है तो वैलेंसी 2। अगर मान लीजिए NaOH है, ये डिकम्पोज होगा Na प्लस OH माइनस,
अब देखिए +1 है -1 है, दोनों सेम है, 1 1। और ये बेस है, तो बेस के लिए ये वैलेंसी जो है एसिडिटी है, यानी इसका एसिडिटी 1। कितना सिंपल है, आसानी से आप NaCl है, Na+Cl- 1 है, यानी इसका वैलेंसी 1। तो अगर HNO3 है, ये डिसोसिएट होता है H प्लस NO3 माइनस, H प्लस प्लस B1 है माइनस B1 है, तो यानी ग्रेटर चार्ज 1 हो, तो इसका बेसिसिटी, ये चूंकि एसिड है इसलिए बेसिसिटी लिखते हैं, साल्ट रहता है तो वैलेंसी लिखते हैं, अब बेस रहता है तो एसिडिटी लिखते हैं, है तीनों सेम चीज, तो इसका बेसिसिटी हो गया 1। अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 0.5 m H2SO4 solution या कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड हैविंग मोलरिटी इक्वल टू 0.5। पहले तो इसको बनाते हैं, अब फिर उसको बनाएंगे और फिर दिखाएंगे कि दोनों क्वेश्चन सेम कैसे। सबसे पहले H2SO4, आप देखिएगा H2SO4 का बेसिसिटी 2 है, इसलिए क्योंकि इसमें ये +1 है, ये 2 माइनस है, बड़ा नंबर 2 है, इसलिए बेसिसिटी इसका 2 हो गया, तो ये इसका बेसिसिटी हो गया 2। यहाँ पर भी देखिए नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक लिख दिया मतलब बेसिसिटी 2 हो गया, डाई मतलब 2, तो या तो हम लोग H2SO4 लेकर के बेसिसिटी 2 निकाल लें, या यहाँ डाइबेसिक दिया है तो बेसिसिटी 2 मान लें, दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, मोलरिटी दोनों का सेम है 0.5 है 0.51, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। कभी ये क्वेश्चन पूछेगा तो कभी वो क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज करने के लिए कभी H2SO4 ही लिखा जाएगा तो कभी डाइबेसिक लिखिएगा। अब आपको फॉर्मूला देखिए, अगर बेसिसिटी दिया है तो ये फॉर्मूला लीजिएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। मोलरिटी है 0.5 और बेसिसिटी है 2, ये हो जाएगा 0.5 × 2 यानी 1, और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं 1n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन देते, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 0.5 m NaOH। अब NaOH में आप देख ही रहे हैं एसिडिटी 1 है या वैलेंसी 1 है, तो अगर नॉर्मलिटी इक्वल टू आप लेते हैं मोलरिटी इनटू वैलेंसी या एसिडिटी, तो मोलरिटी है 0.5 और एसिडिटी है NaOH का, एसिडिटी है 1 यानी कि 0.5 n। कितना आसानी से बनता है इसका क्वेश्चन, मतलब आपको मोलरिटी पहले निकाल लेना है, वैलेंसी निकाल लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया नॉर्मलिटी। बहुत ही सिंपल है। अगर वैलेंसी 1 है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम होगा, वैलेंसी 2 है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी का दुगना होगा, वैलेंसी 3 है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी का तिगुना होगा। इस तरह से हम लोग आसानी से नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं। मतलब नॉर्मलिटी को आप जितना टफ समझ रहे थे ये उतना ही ज्यादा इजी है। अब हम लोग पढ़ेंगे PPM, नॉर्मलिटी कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं और समझना चाहेंगे तो समझ भी सकते हैं। हम लोग का मेथड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है PPM। PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आप बहुत सारे चीजों में यूज करते होंगे PPM, जैसे सुनते होंगे, जैसे आपके घर में अगर आरओ होगा तो आरओ का जो TDS मापने के लिए आता है उसमें देखते होंगे पानी लेकर के बताता है कि इसका जो सॉल्यूट, इसमें जो इम्प्योरिटी है ये
पहले 500 ppm था, अब उसमें RO से साफ होने के बाद इसका ppm घट करके 100 ppm हो गया, या 75 ppm हो गया, या 50 ppm हो गया। ये ppm क्या होता है? उसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व है, जो इम्प्यूरिटी डिसॉल्व है, उसी का अमाउंट बताता है वो कि 1 मिलियन में कितना ग्राम है। 1 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, 10⁶। जैसे परसेंटेज होता है ना 100 में, वैसे ही ppm होता है 10⁶। अगर आप सोच रहे हैं कि ppm और परसेंटेज सेम है तो आप बिल्कुल गलत हैं। परसेंटेज बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, अब ppm बहुत छोटा अमाउंट हो गया। और जो चीज छोटा अमाउंट में चाहिए, अगर वो परसेंटेज में कहीं आ जाए तो वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से आते हैं ppm पर। ppm है द मास ऑफ सॉल्यूट, the mass of solute present in per million mass of solution, per million mass of solution is called ppm. That is ppm equal to mass of solute by mass of solution into 10⁶। याद कीजिए, परसेंटेज मास में यहाँ पे 100 था, अब ppm में यहाँ पे 10⁶ है, बाकी सब सेम है। अगर दिया हुआ है 1 ppm, तो आप समझ लीजिए 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट। अगर मान लीजिए दिया होगा 15 ppm, तो समझ लीजिए 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट है। अगर क्वेश्चन है कि 15 ppm CaCl3 solution in water और इसका परसेंटेज मास निकालना, परसेंटेज मास। तो सबसे पहले 15 ppm का मीनिंग लिखेंगे। 15 ppm का मीनिंग है 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन contains 15 ग्राम सॉल्यूट। निकालना क्या है? परसेंटेज मास। परसेंटेज मास इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट देखिए 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ ग्राम इनटू 100, ये हो जाएगा 1500 बाई 1 पे 6 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 0.0015% या 15 इंटू 10⁻⁻⁴% CaCl3। देखिए ppm में 15 था और परसेंटेज में कितना कम हो गया? 0.0015%। तो ppm और परसेंटेज में ये रिलेशन है कि परसेंटेज में जहाँ 100 होता है, ppm में वहाँ 10⁶ होता है। तो इस तरह से ppm का क्वेश्चन हम लोग सोल्व